नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की। और इनकम टैक्स में हम लोगों ने इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातों को समझा था और जाना था। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है निवास स्थान तथा कर दायित्व, यानी रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी करदाता की टैक्स लायबिलिटी क्या होती है और उसका निवास स्थान कैसे निर्धारित होता है, क्योंकि निवास स्थान के निर्धारण पर ही यह देखा जाता है कि किसी भी करदाता को टैक्स पे करना है कि नहीं पे करना है, कौन करदाता बनेगा कौन करदाता नहीं बनेगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए निवास स्थान का निर्धारण बहुत ही जरूरी होता है और उसी के हिसाब से कर दायित्व का भी निर्धारण होता है। सबसे पहले जानते हैं कि करदाता एवं करदाता की निवासी स्थिति का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ एसेसीज एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसेसीज। जो व्यक्ति यानी इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवार यानी HVF या संस्था भारतीय आयकर अधिनियम के कर देने के दायरे में आता है, उसे करदाता कहा जाता है। यानी कोई भी इंडिविजुअल्स हो, हम हैं, आप हैं, या फिर किसी के माता पिता हैं, किसी के भाई बहन हैं, तो वे सभी लोग इंडिविजुअल्स कहे जाते हैं, व्यक्ति कहे जाते हैं। आगे कहा गया है हिंदू अविभाजित परिवार। कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार है, वह बिजनेस कर रहा है, उसको लिया जाएगा। और आगे तीसरा कहा गया है संस्था, यानी कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी उपक्रम हो गया, तो वो सारी की सारी संस्थाओं में आती हैं। और इसमें कहा गया है कि जो कर देने के दायरे में आता है आयकर अधिनियम के अनुसार, उसको कहा जाता है करदाता। तो हमने करदाता को समझ लिया। करदाता की परिभाषा अधिनियम की धारा 2(7) में दी गई है। करदाता की निवासी स्थिति की बात की जाए तो यह समझना चाहिए कि करदाता के निवास स्थान को ही उसकी निवासी स्थिति कहा जाता है। यानी किसी भी करदाता का निवास स्थान क्या है, वह कहाँ रहता है, उसी को ही निवासीय स्थिति कहा जाता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। आयकर अधिनियम के अनुसार किसी करदाता की निवासी स्थिति उसके गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर में भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है। यानी किसी भी करदाता की निवासी स्थिति कैसे निर्धारित होगी, तो उसके निर्धारण के लिए इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है कि वह पिछले वर्षों में कहाँ पे रहा है। उसके रहने की स्थिति के अनुसार इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग निर्धारित करते हैं कि उसकी निवासी स्थिति क्या है। यह अवधि उस करदाता के भारत में न रहने की स्थिति पर बदल भी सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति है, वह भारत में नहीं रह रहा है पिछले कुछ वर्षों से या पिछले वर्ष, तो उसके अनुसार वह स्थिति बदल भी सकती है, यानी निवासी स्थिति बदल भी सकती है। जब करदाता के निवास स्थान की गणना की जाती है तो उसे करदाता की राष्ट्रीयता एवं नागरिकता से कोई संबंध नहीं रखा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी किसी भी करदाता के निवासी स्थिति की गणना की जाती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है हम लोग ये तनिक नहीं देखते हैं कि उसकी राष्ट्रीयता क्या है, यानी वह किस देश का रहने वाला है, उसकी नागरिकता क्या है, वह किस देश का नागरिक है। क्योंकि कुछ स्थितियों में विदेश में रहने वाला व्यक्ति अगर भारत में इनकम कमाता है तो उसे उस इनकम पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो हमने अभी तक समझा कि निवासी स्थिति का मतलब क्या होता है और करदाता किसे कहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं निवास स्थान के आधार पर करदाता यानी असेसिज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट्स, यानी उसके निवास स्थान के आधार पर करदाता कितने प्रकार के होते हैं किसी भी करदाता के निवास स्थान के आधार पर।
यानी करदाता के निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने भागों में बांटा गया है उसकी बात यहाँ पे की जाएगी और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसको। करदाता के निवास स्थान की गणना के लिए निम्न करदाताओं के निवासी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। यानी यहाँ पे 3 तरह के करदाताओं की बात मैंने की थी, जिसमें पहला है किसी व्यक्ति का निवास स्थान, दूसरा है किसी हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान और तीसरा है किसी फर्म, व्यक्तियों के समूह तथा कंपनी का निवास स्थान। तो इन तीनों चीजों के आधार पर हम लोग निर्धारित करते हैं कि निवास स्थान क्या होता है किसी भी करदाता का, कि किसी भी व्यक्ति का निवास स्थान क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति का निवास स्थान कैसे होता है, क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के निवासी स्थिति के निर्धारण संबंधी निम्न शर्तें हैं। अब ये शर्तें कौन कौन सी हैं उसको हम लोग देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की निवासी स्थिति की गणना करने के लिए व्यक्ति को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमको किसी भी व्यक्ति की निवासी स्थिति की गणना करनी है तो उसको हमें 2 श्रेणियों में रखना पड़ेगा। पहला है निवासी यानी रेजिडेंट और दूसरा है अनिवासी यानी नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ पे कहा गया है कि किसी निवासी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो मैंने पहला बताया कि निवासी, तो निवासी को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है साधारण निवासी और दूसरा है असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब यहाँ पे साधारण निवासी क्या होता है, असाधारण निवासी क्या होता है, इसको हम लोग आराम से अभी कुछ समय में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति निवासी कैसे होता है। निवासी का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। व्यक्ति का निवासी होना, किसी भी व्यक्ति के निवासी होने की शर्तें। आयकर अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत का निवासी तभी माना जाएगा जब वह व्यक्ति निम्न में से किसी एक शर्त को पूरा करे, जिसमें पहला है वह व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में भारत में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक रहा हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति की जब निवासी स्थिति की गणना की जाएगी तो में से पहली शर्त ये आती है कि वह व्यक्ति पिछले वर्ष में कम से कम भारत में 182 दिन या उससे अधिक रहा हो, तो हम लोग समझेंगे कि वह व्यक्ति निवासी है भारत का। दूसरा है वह व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 60 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो तथा गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। यहाँ पे कहा गया है कि वह व्यक्ति भारत का निवासी तभी कहा जाएगा कि वह पिछले वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो और 60 दिन के साथ साथ पिछले वर्ष के पहले 4 वर्षों में वह भारत में 365 दिन रहा हो, तब उसको निवासी माना जाएगा। ये बातें समझनी है आपको किसी भी व्यक्ति की निवासी स्थिति की गणना करते समय। एग्जाम्पल आप लोग ऐसे समझेंगे कि यह कर निर्धारण वर्ष 22-23 चल रहा है, तो पिछला पूर्व वर्ष क्या था, 21-22 था। तो 21-22 में वह व्यक्ति 60 दिन भारत में रहा हो और 21-22 से पहले के 4 वर्षों में वह व्यक्ति 365 दिन भारत में रहा हो, तब वह निवासी माना जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, कोई व्यक्ति अगर उपरोक्त दोनों शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा कर लेता है, जो मैंने बात बताई है, पहली शर्त थी 182 दिन की और दूसरी शर्त थी 60 और 365 दिन की, इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरा कर लेता है तो वह निवासी कहा जाता है, तथा किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है तो अनिवासी कहा जाता है।
तो मेरे प्रिय साथियों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि कौन व्यक्ति निवासी होता है और कौन व्यक्ति अनिवासी होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। उपरोक्त के अनुसार कोई व्यक्ति निवासी तब कहा जाता है जब वह गत वर्ष में भारत में 182 दिन या उससे अधिक रहा हो। इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि संबंधित गत वर्ष में 60 दिन या उससे ज़्यादा 182 दिन से कम उपरोक्त दूसरी शर्त के अनुसार गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो तो भी वह भारत का निवासी कहा जाएगा। तो इस बात को भी समझना है, किसी भी व्यक्ति के निवासी स्थिति की गणना करते समय। यहाँ पे कहा गया है कि अपवाद के अनुसार निम्न शर्तों में से यदि कोई व्यक्ति केवल पहली शर्त यानी 182 दिन या उससे ज़्यादा शर्त को भी पूरा कर लेता है तो वह निवासी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। कोई भारतीय निवासी गत वर्ष में रोजगार के लिए विदेश गया हो, यानी कोई भी भारतीय निवासी है पिछले वर्ष में रोजगार के लिए विदेश गया हो तो उसमें हम लोग इस अपवाद वाले कंडीशंस को देख सकते हैं किसी भी निवासी स्थिति की गणना के लिए। आगे कहा गया है कोई भारतीय नागरिक गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर गया हो तो भी हम इस कंडीशंस को चेक करेंगे। यदि करदाता भारतीय नागरिक है तथा भारतीय मूल का व्यक्ति है एवं विदेश में रह रहा है तो पिछले वर्ष में किसी भी कार्य से भारत भ्रमण के लिए आता है तथा उसकी कुल आय 15 लाख तक है। लेकिन यदि उस करदाता की कुल आय 15 लाख से अधिक है तो वह निवासी उस शर्त में माना जाएगा कि वह व्यक्ति संबंधित गत वर्ष में भी कुल मिलाकर कम से कम 120 दिन या अधिक भारत में रहा हो तथा गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। तो इस कंडीशंस में हम इस बात को चेक करते हैं, यानी पिछले वर्ष में वह 120 दिन भारत में रहा हो और उस पिछले वर्ष से 4 वर्षों को मिलाकर के वह 365 दिन भारत में रहा हो तब उसको हम लोग मानेंगे कि वह निवासी है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति की निवासी स्थिति की गणना होती है और जो व्यक्ति निवासी नहीं होता है उसको हम लोग अनिवासी मान लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति निवासी होता है उसी पर टैक्स लगता है, जो अनिवासी व्यक्ति होता है उस पर कभी भी हमारे भारत में इनकम टैक्स के अनुसार टैक्स नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के साधारण निवासी या असाधारण निवासी होने के संबंध में। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 6(6) के अनुसार यदि कोई निवासी जो हमने ऊपर पढ़ा है निम्न 2 शर्तों को पूरा कर लेता है तो वह निवासी साधारण निवासी कहा जाएगा, अन्यथा असाधारण निवासी। हमने देखा है कि निवासी कौन होता है, तो यदि वह व्यक्ति निवासी बन जाता है तो उस कंडीशंस में 2 शर्तों को देखा जाता है कि वह साधारण निवासी है कि असाधारण निवासी है। तो साधारण निवासी के लिए यहाँ पे 2 शर्तें दी गई हैं, इन दोनों शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पहला कहा गया है कि वह व्यक्ति पिछले 10 गत वर्षों में से 2 या उससे अधिक वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो, यानी वह व्यक्ति पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो तो हम समझेंगे कि वह साधारण निवासी है। और उसके साथ साथ वह व्यक्ति पिछले 7 गत वर्षों में 730 या उससे अधिक दिनों तक भारत में रहा हो या ठहरा हो, तब इन दोनों शर्तों को मिला करके हम लोग देखते हैं कि वह व्यक्ति साधारण निवासी है या नहीं है। यहाँ पे नोट लिखा गया है कि उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा करने के बाद कोई निवासी साधारण निवासी बन जाता है, अन्यथा असाधारण निवासी कहा जाता है।
किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान कैसे देखा जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है। किसी हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान। किसी व्यक्ति की तरह हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थान का निर्धारण भी भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरह से इनकम टैक्स के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए किसी भी इंडिविजुअल्स यानी किसी भी व्यक्ति के निवास स्थान का निर्धारण किया गया, और ठीक उसी प्रकार से हिंदू अविभाजित परिवार का भी निवास स्थान निर्धारित किया जाएगा, जिसके आधार पर कर का भुगतान किया जाता है। और निवास स्थान के आधार पर ही कर का भुगतान किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति निवासी है ही नहीं भारत का, तो उसको टैक्स पे करना ही नहीं होगा। अगर वह निवासी होगा तो उसको टैक्स पे करना होगा। किसी हिंदू अविभाजित परिवार के आय का निर्धारण करते समय निम्न शर्तों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें से 2 शर्तें इस प्रकार से हैं। पहला, हिंदू अविभाजित परिवार का निवासी या अनिवासी होना। कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार कब निवासी है और कब अनिवासी है, उसको ध्यान में रखा जाता है। उसी के आधार पर किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार का आय निर्धारित होता है। दूसरा है हिंदू अविभाजित परिवार का साधारण निवासी या असाधारण निवासी होना। और हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार का निवासी या अनिवासी होना। कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार यदि प्रस्तुत शर्त को पूरा करता है तो वह निवासी माना जाएगा, अन्यथा अनिवासी। और वह शर्त क्या है उसको हम लोग जानते हैं। गत वर्ष में यदि कर्ता के द्वारा इस हिंदू अविभाजित परिवार का नियंत्रण एवं प्रबंधन पूर्ण या आंशिक रूप से भारत से किया जाता है या भारत में रहकर किया जाता है, तो वह हिंदू अविभाजित परिवार निवासी माना जाएगा इस वर्ष में। इसके अतिरिक्त यदि कर्ता के द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार का नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर से किया जाता है तो उसे अनिवासी माना जाएगा। यानी जो परिवार का मुखिया होता है, उसका जो बिजनेस चल रहा है हिंदू अविभाजित परिवार का, अगर वह भारत में रह करके उस बिजनेस को कंडक्ट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, तो उसको निवासी माना जाएगा उस हिंदू अविभाजित परिवार को। लेकिन वही हिंदू अविभाजित परिवार जो है उसका कर्ता भारत से बाहर जा करके कहीं नेपाल में, रूस में, जापान में, अमेरिका में बैठकर उस बिजनेस को कंडक्ट करता है, मैनेजमेंट करता है, कंट्रोल करता है, तो उसको कहा जाएगा कि वह हिंदू अविभाजित परिवार का व्यवसाय अनिवासी है। दूसरी बात, हिंदू अविभाजित परिवार का साधारण निवासी या असाधारण निवासी होना। कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार निम्न 2 शर्तों को पूरा करता है तो वह साधारण निवासी है, अन्यथा असाधारण निवासी। पहला है यदि कर्ता पिछले 10 वर्षों में 2 या उससे अधिक वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो। और दूसरा शर्त है यदि कर्ता पिछले 7 गत वर्षों में 730 दिन या उससे अधिक दिनों तक भारत में निवासी रहा हो या भारत में ठहरा हो, तो इस कंडीशन में उसको साधारण निवासी या फिर असाधारण निवासी मान लिया जाता है। कि कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार इस दोनों शर्तों को पूरा करेगा तो वह साधारण निवासी माना जाएगा, अगर नहीं पूरा करेगा तो उसको असाधारण निवासी मान लिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार के निवास स्थान का निर्धारण होता है और निवास स्थान के निर्धारण के अनुसार ही उस पर टैक्स लगाया जाता है, इनकम टैक्स के अनुसार, इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार। कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार निवासी बनेगा उस पर टैक्स लगेगा, अनिवासी बनेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, साधारण या फिर असाधारण निवासी बनेगा तब भी उस पर टैक्स लग जाएगा। ये किसी भी फर्म, व्यक्तियों के समूह तथा कंपनी का निवास स्थान कैसे निर्धारित होता है। किसी फर्म, व्यक्तियों के समूह तथा
कंपनी का निवास स्थान। आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी फर्म, कंपनी तथा व्यक्तियों के समूहों के निवासी स्थिति का निर्धारण व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार की अपेक्षा अलग तरीके से किया जाता है। यानी जिस तरीके से निर्धारित किया गया था किसी भी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान, उससे थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाता है किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी व्यक्तियों के समूह का निवास स्थान। इसके अंतर्गत किसी भी फर्म, कंपनी तथा व्यक्तियों के समूह का निवास स्थान निर्धारण करते समय केवल इनके निवासी और अनिवासी होने की बात की जाती है, न कि इसके साथ साधारण निवासी एवं असाधारण निवासी की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग आयकर अधिनियम के अनुसार ये निर्धारित करते हैं किसी भी फर्म, व्यक्ति के समूह या फिर किसी भी कंपनी का निवास स्थान, तो इस कंडीशंस में हम लोग केवल निवासी और अनिवासी को समझते हैं, न कि उसके साथ साथ साधारण निवासी और असाधारण निवासी को। आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी फर्म, कंपनी तथा व्यक्तियों के समूह का निवास स्थान निर्धारण प्रस्तुत शर्त को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो निम्न है। तो ये कुछ शर्तें हैं, उनको ध्यान में रख करके किया जाता है निर्धारण, जिसमें से कुछ बातें इस तरीके से कही गई हैं। किसी भी फर्म तथा व्यक्तियों के समूह का निवासी एवं अनिवासी होना। यहाँ पे हम लोग समझेंगे केवल और केवल किसी भी फर्म और व्यक्तियों के समूह का निवास स्थान कैसे निर्धारित होता है कि वह निवासी है कि अनिवासी है। कंपनी की बात इसमें नहीं की जाएगी। गत वर्ष में फर्म तथा व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण एवं प्रबंधन पूर्ण या आंशिक रूप से भारत से किया जाता है या भारत में रहकर किया जाता है, तो वह फर्म तथा व्यक्तियों के समूह निवासी कहा जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि अगर भारत में रह करके किसी भी फर्म तथा व्यक्तियों के समूह जो हैं उनका नियंत्रण और प्रबंधन किया जाता है, तो उसको कहा जाएगा कि वह निवासी है। इसके अतिरिक्त यदि फर्म तथा व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर से किया जाता है, तो उसे अनिवासी माना जाएगा। तो ये बातें हमको समझनी है। और इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि अगर निवासी स्थिति में निवासी बन जाएगी कोई भी फर्म या फिर व्यक्तियों का समूह, तो उसको टैक्स पे करना है। अगर अनिवासी बनेगी तो उसको टैक्स नहीं पे करना है। हम दूसरा देखते हैं, किसी भी कंपनी का निवास स्थान। कंपनी में भी ठीक किसी फर्म तथा व्यक्तियों के समूह की तरह ही निवासी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। कंपनी का निवास स्थान, कंपनी का निवासी होना। भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सारी कंपनियां निवासी होती हैं, लेकिन विदेशी कंपनी के निवासी बनने के लिए उस विदेशी कंपनी का प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत में रहा होना सुनिश्चित करना होता है। यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जितनी भी कंपनियां कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मेशन में आई हैं, अस्तित्व में आई हैं या स्थापित हुई हैं, वे सारी की सारी कंपनियां निवासी मानी जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई विदेशी कंपनी है, वह विदेशी कंपनी कैसे निवासी बनेगी, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि उसका प्रबंधन कहाँ से हो रहा है। अगर उसका प्रबंधन भारत से हो रहा है तो वह माना जाएगा, उसको हम लोग निवासी मान लेंगे। लेकिन वो विदेश से है तो उसको हम लोग अनिवासी मान लेते हैं। कंपनी का अनिवासी होना। भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वह कंपनियां अनिवासी होती हैं जो भारतीय कंपनियां नहीं हैं, यानी जो भारतीय कंपनियां नहीं हैं वह अनिवासी होती हैं, अथवा जिनका नियंत्रण एवं प्रबंधन पूर्णतः या आंशिक रूप से भारत के बाहर है। और जिन कंपनियों का नियंत्रण एवं प्रबंधन भारत से बाहर है, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो कहा जाता है कि वे कंपनियां अनिवासी हैं। तो अगर वे कंपनियां निवासी होंगी, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा हर हाल में इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार। और अगर वे कंपनियां अनिवासी हैं तो उनको टैक्स नहीं पे करना है किसी भी दशा में। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा
निवासी स्थिति में यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रश्न पूछना है या फिर इनकम टैक्स में कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमें अपने प्रश्नों को बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें अपने सुझाव भी दीजिए हमारे अगले वीडियोस के लिए। तो हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।